हिंदी, जिसमें हम व्याकरण में चैप्टर नंबर 9 अव्यय देख रहे हैं। अब तक हमने देखा है अव्यय के डेफिनेशन और उसके प्रकार, जिसमें हमने पहला प्रकार देखा है क्रिया विशेषण। अव्यय के 4 प्रकार हैं जो हमने देखे थे और उसमें सबसे पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार हमने देखे थे, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थान और परिमाण, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अव्यय का जो दूसरा प्रकार है, जिसका नाम है संबंधबोधक। उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखते हैं हम संबंधबोधक किसे कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर मैंने दिया है और वो पिक्चर के नीचे 4 सेंटेंस है। यही सेंटेंस आपके टेक्स्ट बुक में भी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है हिंदी की तो आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो चित्र और उसके जो सेंटेंस है वो हमने देखे हैं। हमने देखा कि किस तरह से 4 चित्र में संज्ञा और जो सर्वनाम है उनके बीच में संबंध स्थापित हुआ है, और ये जो संबंध स्थापित होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। तो हम देखते हैं ये सेंटेंस, उसकी समझुती और उसके बाद डेफिनेशन। उपयुक्त चित्र को देखकर हमें निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है। यहाँ पे आपको चित्र दिखाई देता है जहाँ पे एक टेबल है, उसके नीचे एक चूहा है। टेबल के ऊपर क्या है, एक ग्लास है, और टेबल के पास क्या है, एक कुर्सी पड़ी है। यहाँ पे हम देखते हैं चारों सेंटेंस और फिर उसे समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मेज के ऊपर गिलास रखा है। दूसरा सेंटेंस है मेज के नीचे चूहा है। तीसरा सेंटेंस है मेज के पास कुर्सी है। और चौथा सेंटेंस है मेज के पीछे दीवार है। डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि ये चारों सेंटेंस में के ऊपर, के नीचे, के पास और के पीछे जो रंगीन कलर के शब्द हैं वो क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे मेज के ऊपर गिलास रखा है। यहाँ पे मेज वो क्या है, संज्ञा है, और गिलास वो भी संज्ञा है। इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो शब्द है के ऊपर। तो के ऊपर वो क्या होगा, संबंध बोधक होगा। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें मेज संज्ञा है और चूहा भी संज्ञा है। उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है के नीचे वर्ड। तीसरा एग्जाम्पल हम देखें मेज भी संज्ञा है, कुर्सी भी संज्ञा है, और इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है के पास वर्ड से। सेम वैसे ही चौथे एग्जाम्पल में है मेज और दीवार के बीच जो दोनों संज्ञा है उनके बीच का संबंध स्थापित करने का काम करता है के पीछे। तो ये जो चारों वर्ड है वो संबंध बोधक के होंगे, क्योंकि वो एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ स्थापित करने का काम करते हैं। संबंध बोधक शब्द जो 2 अलग अलग शब्द जोड़ के बना हुआ है, संबंध बोधक यानी कि संबंध का बोध कराने वाला शब्द। यहाँ पे क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम जो हमें वाक्य में दिए गए होते हैं, वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने का काम ये संबंध बोधक करते हैं। हम देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में संबंध बोधक शब्द 2 शब्दों संबंध प्लस बोधक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संबंध का बोध कराने वाले। हमने ऊपर जो देखे सेंटेंस, जैसे मेज के ऊपर गिलास रखा है, मेज के नीचे चूहा है, मेज के पास कुर्सी है और मेज के पीछे दीवार है। इसमें हमने देखा कि किस तरह से मेज का संबंध गिलास से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, के ऊपर जो ब्लू कलर से वर्ड दिया गया है वो कर रहा है। हम इन चारों की समझौती अगर देखें तो हम देख सकेंगे पहले सेंटेंस में मेज का गिलास के साथ, दूसरे में मेज का चूहे के साथ,
तीसरे में मेज का कुर्सी के साथ और चौथा सेंटेंस मेज का दीवार के साथ संबंध अलग अलग शब्द स्थापित करते हैं। तो हम अब देखते हैं संबंधबोधक की डेफिनेशन। वे अव्ययी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधबोधक शब्द कहते हैं, जो हमने आगे देखा। अर्थ के अनुसार संबंधबोधक अवयवों के निम्नलिखित रूप मिलते हैं। अब जिस तरह से उसके अर्थ निकलते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे संबंधबोधक अवयवों के भी कितने रूप हैं। जैसे पहला हमें दिया गया है कालवाचक। कालवाचक यानी समय दर्शाने वाला, जिसके एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ पे दिए गए हैं, पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात आदि। दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक में बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे आदि, ये सारे जो वर्ड हैं बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, ये सारे हमें क्या दर्शाते हैं? स्थान दर्शाते हैं। तीसरा दिया गया है दिशावाचक, जैसे निकट, समीप, पास और सामने, तरफ आदि। जो शब्द क्या करते हैं? दिशा का सूचन करते हैं, वो शब्द क्या हो गए? दिशावाचक हो गए। चौथा है साधनवाचक। निमित्त, द्वारा, खातिर, कारण, यहाँ पे अलग अलग साधन निमित्त होते हैं। और चौथा है विरोध सूचक, जो विरोध दर्शाते हैं, एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ विरोध दर्शाते जो शब्द है वो हम देखें उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल या खिलाफ। ये जो शब्द है वो विरोध या अपोजिट साइड दर्शाने का काम करते हैं। उसके बाद है समता सूचक, जिसमें वर्ड दिए गए हैं अनुसार, सदृश, समान या तुल्य। समता यानी क्या होता है? एक समान, सिमिलर जिसे हम बोलते हैं वो। उसके बाद है हेतुवाचक। हेतुवाचक में यह वर्ड है अलावा, रहित, सिवा और अतिरिक्त। और लास्ट है संबंधबोधक में सहचर सूचक, जिसमें आएगा समेत, संग, साथ आदि। ये जो सारे वर्ड है वो क्या है? संबंधबोधक में भी अलग अलग प्रकार जो शब्द है वो अलग अलग हमें प्रकार दिखाते हैं। जैसे कई शब्द हमें समय दर्शाएंगे, कई शब्द हमें हेतु दर्शाएंगे, कई शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम में क्या दर्शाएंगे? दिशा का बोध करवाएंगे। तो इस तरह से इसमें अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। अब प्रश्न ये होता है, हम आगे क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, ऐसे शब्द जो क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले जो अव्ययी हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्ययी। तो यहाँ प्रश्न होता है कि क्रिया विशेषण और संबंधबोधक में अंतर क्या है? मतलब कभी कभी ऐसे सेंटेंस होंगे जो आपको देख के ऐसे लगेंगे कि ये क्रिया विशेषण में भी आ सकते हैं और ऐसा भी होगा कि ये संबंधबोधक में भी आ सकते हैं। तब हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य क्रिया विशेषण दर्शाने वाला है या ये वाक्य संबंधबोधक है? क्योंकि आपको अगर प्रश्न ही ऐसा होगा कि अव्यय के कौन से प्रकार का वाक्य है तो ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या कहा गया है वो हम पढ़ते हैं और फिर उसे समझते हैं। कुछ शब्द संबंधबोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में ही होते हैं, वो हमने आगे देखा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो संबंधबोधक भी हैं और क्रिया विशेषण दोनों में यूज होते हैं और इसीलिए हमें वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं हम। ऐसे में यह अंतर करना कठिन हो जाता है कि ये शब्द संबंधबोधक है अथवा क्रिया विशेषण है। इनकी पहचान के लिए इनके प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए और ये हमें पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? जो शब्द क्रिया विशेषण और संबंधबोधक दोनों में यूज होते हैं उसमें हमें क्या करना होगा? उनका प्रयोग किस तरह से हुआ है वो सबसे पहले देखना होगा और प्रयोग के आधार पर हमें डिसाइड करना होगा कि ये संबंधबोधक दर्शाता है या क्रिया विशेषण दर्शाता है। यदि इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है तब तो ये शब्द क्रिया विशेषण हो गए। हमने आगे देखा है या फिर अगर वो अव्यय या अभिकारी शब्द जो वाक्य में प्रयोग हुआ है वो अगर हमें क्रिया की विशेषता दिखाता है तो हमें देखना होगा वो
क्रिया विशेषण। लेकिन अगर ये शब्द एक सर्वनाम या एक संज्ञा का दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित करता है, तब वो कौन से प्रकार में आएगा? संबंध बोधक में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है तो ये शब्द क्रिया विशेषण हो गए, और इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का एक दूसरे के संबंध बताने के लिए हुआ है तो ये शब्द संबंध बोधक शब्द होंगे। और इसका एग्जाम्पल नीचे टेबल में दिया गया है, जो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिया है, और उसे हम समझते हैं। ये जो टेबल आपको दिखाई देता है उसके द्वारा हम समझेंगे कि किस तरह से जो शब्द है वो क्रिया विशेषण के रूप में और संबंध बोधक के रूप में यूज़ होता है, यानी कि हिंदी में प्रयोग उसका किया जाता है। देखते हैं हम, पहला शब्द है भीतर। अब भीतर शब्द किस तरह से क्रिया विशेषण में यूज़ होता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है भीतर जाओ। जाओ वो क्या है? क्रिया है, और भीतर उसके आगे आया हुआ है। जाने की क्रिया कहाँ पे करनी है? भीतर। तो इसीलिए वो भीतर शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता यहाँ पे बताता है, इसीलिए यहाँ पे भीतर शब्द क्रिया विशेषण होगा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूँ कक्ष के भीतर फिल्म हो रही है, तो यहाँ पे कक्ष और फिल्म के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है के भीतर शब्द। इसीलिए यहाँ पे भीतर शब्द क्या होगा? संबंध बोधक, यानी कि कक्ष और फिल्म के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है, इसीलिए ये संबंध बोधक का उदाहरण माना जाएगा। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, पहले। मैं पहले आया था, यहाँ पे क्रिया है आने की, और आने की क्रिया में विशेषता दर्शा रहा है पहले शब्द, तो इसीलिए ये शब्द में मैं पहले आया था में क्रिया विशेषण होगा। लेकिन अगर इसे मैं संबंध बोधक में देखूँ तो मोहन से पहले मेरा पहुँचना जरूरी है। ये वाक्य में मोहन और मेरे हम दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है से पहले वर्ड, इसीलिए ये संबंध बोधक माना जाएगा। वैसे ही है तीसरा, नीचे जाओ। यहाँ पे नीचे शब्द जाने की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वो क्रिया विशेषण है। और घर के नीचे मेरा मित्र खड़ा है, यहाँ घर और मेरे मित्र के बीच में के नीचे शब्द संबंध स्थापित करता है, इसीलिए वो संबंध बोधक है। लास्ट सेंटेंस है ऊपर। ऊपर चले, चलने की क्रिया की विशेषता ऊपर बता रहा है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण होगा। लेकिन मेज के ऊपर दूध का गिलास पड़ा है, यहाँ पे के ऊपर शब्द मेज और दूध का जो ग्लास है उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है, इसीलिए ये संबंध बोधक है। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो हमने देखा कि शब्द किस तरह से क्रिया विशेषण में भी यूज होता है और संबंध बोधक में भी यूज होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनका भेद होता है। इस प्रकार अर्थ देकर ही इनमें भेद करना चाहिए। ऊपर दिए गए उदाहरण तथा विवरण से हमें संबंध बोधक के विषय में निम्नलिखित सूचना प्राप्त होती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें संबंध बोधक के लिए याद रखनी है। जैसे पहला, संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ स्थापित करते हैं। जैसे हमने आगे देखा था कि मेज का संबंध गिलास के साथ किस तरह से स्थापित होता है, मेज का संबंध किस तरह से चूहे के साथ स्थापित होता है। दूसरा है संबंध बोधक अविकारी शब्द है, और इसीलिए तो ये अविकारी का या अव्ययी का एक प्रकार है। तीसरा है इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सार्थक बनता है। इनका प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और ये जो शब्द है संबंध बोधक, वो क्या काम करते हैं? संबंध स्थापित करने का। अगर वाक्य में से इनको हटा दिया जाए तो वाक्य का क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वाक्य कोई काम का नहीं रहता है। और चौथा है संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग विभक्ति सहित तथा विभक्ति रहित दोनों रूपों में होता है। यानी संबंध बोधक शब्द कई ऐसे हैं जो विभक्ति के साथ प्रयोग होते हैं और कई शब्द ऐसे हैं जो विभक्ति रहित यानी कि बिना होते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल
दूसरा है विभक्ति रहित यानी विभक्ति के बिना। पहला सेंटेंस हम देखें, पेड़ के नीचे मुसाफिर बैठा है। यहाँ पे के शब्द है जो क्या है, विभक्ति है, यानी कि ये शब्द क्या है, विभक्ति सहित संबंध बोधक का उदाहरण है। और दूसरा है वह जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहा। इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह या विभक्ति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए ये वाक्य क्या होगा, विभक्ति रहित वाक्य कहलाया जाएगा। तो इस तरह से अव्यय में हमारे दो प्रकार खत्म हुए। पहला था क्रिया विशेषण और आज हमने देखा संबंध बोधक। अब तीसरा और चौथा बाकी रहा है, वो हम देखेंगे। तीसरे प्रकार का जो नाम है वो है समुच्चय बोधक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।